नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी गलतफहमी का 12वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है दुखद अंत और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 12वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी गलतफहमी, भाग 12वां, नाम दुखद अंत। मेरे जीवन में समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले पा रही थी। शिवा केस को लंबा खींचे जा रहा था। वह तलाक लेने को मान नहीं रहा था। वह अपनी जगह बिल्कुल सही था। मैं उसे दोष नहीं दे सकती क्योंकि वह तो अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में ही एक ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था जिसकी वजह से मैं उसके साथ घर बसाने को तैयार नहीं थी। मेरे दिमाग में उससे तलाक लेकर दूसरी शादी करने का फितूर सवार हुआ था, लेकिन मैं अपने आप को देख नहीं पा रही थी। मैं अब पहले जैसी सुंदर नहीं रही थी। मेरा सौंदर्य कम हो चुका था। मैं एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी दिखने लग गई थी। मेरे चेहरे की झुर्रियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिनको मेकअप से भी ठीक नहीं किया जा सकता था। आंखों के नीचे पड़े काले घेरे तो मैं छुपा नहीं पा रही थी, और बालों में आई सफेदी चीख चीख कर मेरी उम्र ढलने के बारे में लोगों को बता रही थी। एक और जहां समाज में चारों तरफ से मेरी बदनामी शुरू हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर इसी वजह से मेरे परिवार ने मेरा तिरस्कार कर दिया था। मेरे परिवार वाले मुझे अपनाने से मना कर रहे थे। वह अपने पारिवारिक समारोह में मुझे न्योता देने से कतराने लगे थे। मेरे दोनों भाई अब मुझसे नफरत करते थे। मुझसे नफरत का आलम यह था कि मेरे छोटे भाई पंकज ने मुझे अपनी शादी में न्योता तक नहीं भेजा था। उसके अनुसार अगर मैं उसकी शादी में चली जाती तो मेरी बदनामी की वजह से उसकी शादी टूट सकती थी। अपने भाइयों से इस कदर नफरत की वजह से मैं लगभग टूट चुकी थी, लेकिन शायद अब और टूटना बाकी था। एक दिन मेरे पिता की मृत्यु का समाचार मुझे मिला। समाचार मिलते ही मैं एक बेटी का फर्ज निभाने के लिए अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए अपने मायके चली गई, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। उनके अनुसार उनके पिता की मृत्यु की वजह सिर्फ मैं थी। पिता की मृत्यु हृदयाघात की वजह से हुई थी, लेकिन मेरे परिवार वाले पिता की मृत्यु की वजह मुझे मान रहे थे। उन्होंने मुझे अंतिम बार पिता के दर्शन भी नहीं करने दिए और मुझे वहां से भगा दिया। मुझ में अब और जिल्लत और बेइज्जती सहन करने की ताकत नहीं थी, लेकिन शायद अब इससे भी बुरा होना कि अभी बाकी था। जिस कमरे में मैं रह रही थी, उस घर के मालिक ने भी मुझे उस दिन यह कहकर बाहर निकाल दिया कि उसकी वजह से उसकी और उसके परिवार की बहुत बदनामी हो रही है। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं यह शहर छोड़कर किसी और शहर में चली जाऊं, या फिर आत्महत्या करके अपना जीवन की यह कहानी यहीं खत्म कर दूं। लेकिन मेरी बदनसीबी यह थी कि मैं यह दोनों रास्ते नहीं अपना सकती थी। मैं दूसरे शहर में नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं अपने पति के साथ तलाक का केस लड़ रही थी, और तलाक के केस की सुनवाई के लिए मुझे बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। मेरी एकमात्र उम्मीद तलाक के बाद मुझे मेरे पति शिवा से मिलने वाले पैसे थे, जिनको प्राप्त करके मैं अपनी बची हुई जिंदगी जी सकती थी। दूसरी शादी का विचार तो मैंने अपनी बदसूरती और खराब हालत देखकर कब का त्याग दिया था। खैर, मैं अपना सामान लेकर अब सड़क पर आ चुकी थी। अब मेरे पास अपनी बाकी समस्याओं के साथ साथ रहने की भी समस्या थी। तभी एक व्यक्ति की नज़र मुझ पर पड़ी। वह मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, आंटी जी, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आंटी जी, यह शब्द मेरे लिए नया नहीं था।
अब मैं यह शब्द सुनने की आदी हो चुकी थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की थी कि मेरी हमउम्र का दिखने वाला व्यक्ति भी मुझे आंटी बोल रहा है। खैर, मैंने उससे बहस ना करते हुए उससे कहा, भाई साहब, मैं एक किराए के मकान में रहती थी, लेकिन मकान मालिक ने मुझे बिना कोई कारण बताए मुझे अपने घर से निकाल दिया है। क्या आप मेरे लिए किसी कमरे का इंतजाम कर सकते हैं? जी बहन जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं आपके लिए अभी एक कमरे का इंतजाम कर देता हूँ। मैं एक समाज सेवी संस्था में काम करता हूँ और उसी समाज सेवी संस्था के जरिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद उसने किसी को फोन किया और कुछ ही समय में कई लोग वहां मेरी मदद के लिए आ गए। वह मेरा सारा सामान उठाकर एक स्कूल में ले गए और वहां के एक कमरे में मुझे रहने का इंतजाम करवा दिया। मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा, भाई साहब, आपने मेरे लिए इतना किया है, भगवान आपको तरक्की बख्शे। बस आप मेरे लिए एक और काम कर दो। बोलो, बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, मेरे जीवन यापन और गुजर बसर करने के लिए मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। क्या आप मेरे लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ सकते हैं जिसकी तनख्वाह से मैं अपना थोड़ा बहुत गुजर बसर कर लूं? जी, यह तो बहुत छोटा सा काम है। आप इस बात की चिंता ना करें। अगर आपको बुरा ना लगे तो जिस स्कूल में आप रहे हैं, मैं उस स्कूल में आपको एक चपरासी के तौर पर नौकरी लगवा सकता हूँ। चपरासी की नौकरी सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई और एकदम खामोश सी हो गई। मैं रो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा। कहाँ मैं तलाक लेकर दूसरी शादी करके देश विदेश जाने के सपने ले रही थी, और कहाँ अब मुझे अपना गुजर बसर करने के लिए एक चपरासी की नौकरी करनी पड़ रही थी। उस व्यक्ति ने मुझसे 2-3 बार पूछा, लेकिन मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं उसकी ओर देख रही थी और अपने बुरे दिनों के बारे में सोच विचार कर रही थी। बहन जी, लगता है आप मेरी बात का बुरा मान गई। अब अगर आपको यह नौकरी नहीं पसंद तो रहने दे। मैं कहीं और जगह आपकी नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे यह नौकरी पसंद है। मुझे अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। आप फिलहाल मुझे यह नौकरी दिलवा दें। मैं एक स्कूल में चपरासी की नौकरी कर रही थी। यहाँ पर मेरा काम बच्चों को पानी पिलाना, अध्यापकों और बाकी के लोगों के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करना और उनकी हर छोटी मोटी बात को मानना था। मैं दिन के समय स्कूल में रहती और स्कूल में छुट्टी होने के बाद अपने कमरे में आ जाती। लेकिन मेरी इस तनख्वाह से गुजारा नहीं हो पा रहा था। मेरी यह सारी की सारी तनख्वाह वकील की फीस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में खत्म हो जाती थी। मुझे अपने खाने पीने और गुजर बसर के लिए इसके साथ साथ किसी और काम की जरूरत भी थी। लेकिन अपनी इस हालत की वजह से मैं कहीं और जगह नौकरी नहीं मिल पी रही थी। इसलिए मैंने स्कूल के पड़ोस में बने घरों में बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया। मैं दिन में स्कूल में चपरासी का और शाम को पड़ोस के घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम करती। जिन घरों में मैं बर्तन मांजने का काम करती हैं, वह लोग मुझ पर दया दिखाकर अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए मुझे दे देते, जिससे मैं अपना गुजर बसर करके अपना समय व्यतीत करने लग गई। एक दिन की बात है, जब मैं बर्तन मांजने के बाद अपने घर वापस जाने लगी तो मेरी मालकिन ने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया और बोला कि घर जाकर खा लेना। जब घर आकर मैंने वह लिफाफा खोला तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए। इस लिफाफे में मांसाहारी व्यंजन था। मांसाहारी व्यंजन देखकर मैं अपने पुराने दिन याद करने लगी। मुझे याद है कि मैंने किस तरह से लड़ झगड़ कर अपने पति शिवा से इसी मांसाहारी व्यंजन की मांग करती थी, लेकिन अब यह मुझे इस प्रकार से प्राप्त होगा, इसके बारे में मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी।
मैं अपनी हालत के लिए किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकती क्योंकि मैं अपनी इस हालत के लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। मैं गलतफहमी का शिकार थी। मैं इस गलतफहमी में थी कि मैं बहुत सुंदर और खूबसूरत औरत हूँ। शिवा से तलाक लेने के बाद मेरे पास शादी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी। मैं शहर के अमीर से अमीर लड़के से शादी करके अपना घर बसा सकती हूँ। मैं तलाक के बाद दूसरी शादी करके सुख में जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। मेरे माता पिता और मेरे पारिवारिक सदस्यों ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी गलतफहमी और दिमाग पर पड़े पर्दे की वजह से उनकी बातों को नहीं समझ पाई। इसलिए मैं उन्हें भी अपनी इस हालत का कसूरवार नहीं मान सकती। भले ही मुझे अपने भाइयों पर गुस्सा था कि वह मुझे अब नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन यह बात सच थी कि मेरी वजह से मेरी भाइयों की पूरे शहर में बदनामी हो रही थी। मैं अपनी सुनीता मौसी को भी इसके लिए कसूरवार नहीं मान सकती क्योंकि भले ही उसी ने मुझे यह रास्ता दिखाया था, लेकिन इस पर चलकर अपना जीवन बर्बाद करने के लिए मैं खुद जिम्मेवार थी। मैं नादान बच्ची नहीं थी। मैं सब कुछ समझ सकती थी। मैं अपना भविष्य देख सकती थी, लेकिन उन दिनों मैं लालच में आ चुकी थी। मैं इस लालच और गलतफहमी में थी कि मैं अपने पति शिवा को उसके परिवार से अलग करके उस पर सारी उम्र अपना हुक्म चलाकर उसके घर पर राज कर सकती हूँ। मैं उसके घर में एक रानी की तरह रहना चाहती थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि इसके लिए मुझे अपने पति को राजा बनाकर रखना था। लेकिन मैं इस गलतफहमी में थी कि मैं उससे अपना गुलाम बनाकर खुद उसी की रानी बनना चाहती थी। शायद मैं भूल गई थी कि एक गुलाम की पत्नी खुद एक गुलाम कहलाती है। शायद यही वजह थी कि अब मैं एक गुलाम से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। मैं इसके लिए अपना वकील को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि यह तो उसका पेशा था। वह इसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, और दूसरी बात, मैं खुद उसके पास तलाक के लिए गई थी, ना कि वह मेरे पास आया था। अगर मैं अपने पति की बात मानती, उसके साथ रहती और एक संस्कारी पत्नी की तरह उसकी सेवा करती, उसके कहे अनुसार चलती और सुख दुख में उसका साथ देती, तो मुझे वकील के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं वकील का नहीं, बल्कि अपना ही दोष मानती हूँ। खैर, अब मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी और दिल से शिवा के पास वापस जाना चाहती थी। मैंने इस केस को वापस लेने का पक्का मन बना लिया था। शिवा भी यही चाहता था। वह मुझे तलाक नहीं देना चाहता था और अपना घर बसाना चाहता था। अब मैं भी अपना घर बसाना चाहती थी। इसके लिए मैंने वकील से बात की। मैंने उससे कहा, वकील साहब, आप मेरे तलाक का केस वापस ले लीजिए। अब मैं अपने पति शिवा से तलाक नहीं चाहती। मैं उसके साथ घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन बहन जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है। आपको शायद पता नहीं, कल इस तरह केस की आखिरी तारीख है और कल 100% इस केस का फैसला आ जाएगा। यह फैसला आपके ही हक में होगा। लेकिन अब मैं यह तलाक नहीं चाहती, मैं यह केस वापस लेना चाहती हूँ। यह आप क्या बात कह रही हैं? आप होश में तो है? अगर आप तलाक का केस वापस ही लेना था तो पहले ही ले लेते। इसको इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी? मैं यह व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहती, आप बस किसी तरह से यह केस वापस ले लें। अब मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दें। मैं यह कर पाने में असमर्थ हूँ। हाँ, अगर आपका पति खुद यह केस वापस लेना चाहे और आप दोनों की सहमति हो तो ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो कल की तारीख को आपको कानूनी तौर पर तलाक मिल जाएगा। ठीक है, मैं अपने पति शिवा से इस बारे में बात कर लूंगी। शिवा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वह अब आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। क्या मतलब पहले जैसा नहीं रहा? क्या हुआ है उसको? अब शिवा गरीब और एक फैक्ट्री का कर्मचारी नहीं, बल्कि एक धनवान और अमीर व्यक्ति बन चुका है।
उसकी गिनती शहर के अमीर व्यक्तियों में होनी शुरू हो चुकी है। उसने एक व्यक्ति जिसका नाम साहनी था उस पर पैसों के लेनदेन का कोई केस किया हुआ था और पिछले महीने शिवा वह केस जीत गया, जिस वजह से उसे उस साहनी से बहुत बड़ी रकम प्राप्त हुई और उन पैसों से उसने एक फैक्ट्री खरीद ली है। यानी जिस फैक्ट्री में वह एक कर्मचारी के तौर पर काम करता था, अब वह उस फैक्ट्री का मालिक बन गया है। शायद आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि इस तलाक के केस को खत्म करने के लिए उसी ने ही जोर लगाया है। अब वह आपसे तलाक लेना चाहता है। वकील साहब से यह बात सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि अब मैं चाह कर भी शिवा के साथ नहीं रह सकती थी। मुझे यकीन था वह मुझे बिल्कुल भी नहीं अपनाएगा, क्योंकि जिस समय उसे मेरी जरूरत थी उस समय मैंने उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे एक बार इस बारे में बात करने का विचार किया। मैंने मन ही मन यह सोच लिया कि मैं शिवा से एक बार जरूर बात करूंगी और उससे माफी मांग कर उसके पास वापस आ जाऊंगी। अगले दिन कोर्ट की तारीख थी और मैं जल्द ही कोर्ट में पहुंच गई। कोर्ट में न्यायाधीश के सामने मैं और शिवा दोनों अकेले खड़े थे। शिवा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। यह चमक पैसों की थी और साथ ही उसे इस बात की खुशी कि वह मुझसे तलाक लेकर अपनी अलग से जिंदगी व्यतीत करने जा रहा था। इसके उलट मेरा चेहरा पहले से ज्यादा मुरझा चुका था। मैं अपने आने वाले भविष्य को देखकर डर रही थी। मैं और भी ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। मेरे कपड़े मैले कुचैले किसी भिखारन के समान लग रहे थे। न्यायाधीश ने कोर्ट की कार्रवाई पूरी करते हुए हमारा तलाक मंजूर करते हुए कहा, वादी और प्रतिवादी का तलाक कोर्ट के द्वारा मंजूर किया जाता है। आज से आप दोनों अपनी अलग अलग जिंदगी जीने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हो। आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगा। न्यायाधीश के यह शब्द सुनकर मैं सदमे में आ गई और वहीं जोर जोर से रोने लग गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से चीख चीख कर सबको यह कहूं कि मुझे यह तलाक बिल्कुल मंजूर नहीं है, लेकिन अब ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था। मेरा तलाक कोर्ट को मंजूर हो चुका था। हम दोनों बाहर आ गए थे। बाहर आकर मैंने शिवा को एक आखिरी बार देखा और मैंने आंखों ही आंखों में उसे कुछ कहना चाहा। वह मेरे पास आया और शिकायती नजरों से मुझे देखने लग गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे कह रहा हो, अब तो तू तलाक लेकर खुश है ना? अब तू अपनी जिंदगी जी सकती है। अब तू अपनी मर्जी से जहां चाहे और जिसके साथ चाहे रह सकती है। अब तू अपने सपने पूरे कर सकती है। वह सपने जिसके लिए तू मुझे छोड़कर चली गई थी। यह देख, जिस पैसे के लिए तू मुझे छोड़कर चली गई वह आज मेरे पास वापस आ गया है। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, एक बड़ा मकान है जिसमें सब ऐशो आराम मौजूद है। एक बड़ी गाड़ी है जिसकी चाह तुम्हें हमेशा रहती थी। मेरे पास वह सब सुख सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी इच्छा तू हमेशा करती रहती थी, लेकिन अफसोस तू इन सब चीजों के काबिल ही नहीं थी। तू अपनी औकात देख, पहले क्या थी और आज क्या से क्या बन गई। तो देश विदेश जाने के सपने देखती थी, लेकिन आज लोगों के घरों में काम करके और उनके झूठे बर्तन मांजकर अपना गुजारा कर रही है। लेकिन उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा और मुझे दुत्कार कर अपनी गाड़ी में बैठ कर चला गया। यह मेरी कहानी है। मैं यह नहीं जानना चाहती कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी कहानी को पढ़ने वाली औरत अपने जीवन में वह गलतियाँ कभी ना करे जो गलतियाँ मैंने अपने जीवन में की थी। वह ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार होकर या किसी के बहकावे में आकर तलाक लेने का फैसला लेकर अपना जीवन बर्बाद ना करे। तो मेरा यह कहानी लिखने का मकसद सार्थक हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी सहेली मुक्ता को, जिसकी आत्मकथा पढ़ने के बाद मुझे अपनी आत्मकथा लिखने की प्रेरणा मिली।
मैं आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त करने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है और यह एक बुज़दिल इंसान का काम है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि मैंने जितने पाप किए हैं, मैं अपने उन पापों का प्रायश्चित भी नहीं कर सकती। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी। आपसे निवेदन है कि आप मेरी कहानी को पढ़ने के बाद उस कहानी से सीख लें और ऐसी किसी भी गलतफहमी का शिकार होने से परहेज करें। धन्यवाद। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।